कांगड़ा के पीएमसी के चेयरमैन निशु मोंगरा जी, मीडिया के हमारे एडवाइजर नरेश चौहान जी, सभी पार्षद, सभी विशिष्ट अतिथिगण और सभी साथियों, 2 वर्ष हमारी सरकार को पूर्ण होने जा रहे हैं। 2 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रयास किया है, जो किसान है, बागवान है, उसमें कैसे आर्थिक समृद्धि आए। और हमारी सरकार दिन रात ये प्रयास करती है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी विकास की योजनाएं आप तक पहुंचे। आपने देखा होगा, जब प्रदेश में आपदा आई, शिमला जिला के सभी रोड्स आपदा से प्रभावित हुए और आपदा के समय हमारे बागबानों की जो फसल थी, सेब की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अगर हम 10-15 दिन भी लेट हो जाते तो सेब या तो घरों में रह जाता या बगीचों में सड़ जाता। हमने युद्ध स्तर पर कार्य किया और तकरीबन 100 करोड़ रुपया, चाहे चौपाल है, जुब्बल कोटखाई है, किन्नौर की सड़कें थी, कुमारसैन है, और भी जो सड़कें थी, उनको खुलवाने का काम हमने किया। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि पिछली आपदा में जहां तकरीबन 23,000 परिवार आपदा से ग्रस्त हुए, किसी के मकान बह गया, किसी का मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, हमने उस लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ा और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। हमने भारत सरकार से बार बार अनुरोध किया कि गुजरात में जब भूकंप आया था, उत्तराखंड में जब आपदा आई थी, आपने उनका भरपूर सहयोग किया। आज तक केंद्र सरकार से हमें किसी प्रकार की भी जो आपदा के बाद राहत मिलनी चाहिए, वो अभी आज तक हमें नहीं मिली। लेकिन हम इनसे हार मानने वाले नहीं थे। हमने 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए बनता था, मैंने अधिकारियों से कहा कि जिसका पूरा घर नष्ट हो जाए, जिसकी दिन रात की मेहनत की कमाई, पूरी जिंदगी की कमाई हिमाचल प्रदेश में एक घर बनाने में लग जाती है, वो 1.5 लाख से उसके घर को बनाया नहीं जा सकता। और हमने उस नियम को परिवर्तित किया, कानून को परिवर्तित किया और 1.5 लाख से बढ़ाकर वो राशि को 7 लाख रुपए किया और प्रत्येक परिवारों को हम 7 लाख रुपए की राहत राशि दे रहे हैं। आपदा थी, सेब के समर्थन मूल्य की बात थी। सेब का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ा दिया जाता था। मैंने तुरंत प्रभाव से 1.5 रुपया सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया ताकि उनको जो दागदार सेब है उनको राहत मिल सके। उसके बाद मुझे पता लगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिम फेडरेशन और एचपीएमसी के पास हमारे बागबानों के 65 करोड़ रुपया बचा है, जो पिछले 5-7 साल से बचा पड़ा था। मैंने तुरंत प्रभाव से 70 करोड़ रुपया उसी समय उपलब्ध करवाया और एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सेब खरीदा जाता है, आज उनकी एक भी पेंडेंसी हमारे पास नहीं पड़ी। यूनिवर्सल कार्टन की बात होती थी, फैसला कौन लेगा? हमने कहा कि बागवान एक पेटी में सेब 20 किलो भरता है, 25 किलो भरता है, कई बार बड़ी पेटी होने के कारण 27 किलो हो जाता है, लेकिन उसको सेब का सिर्फ पेटी का मूल्य मिलता है। और उस मामले में मैंने जब बात की, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए, माननीय मंत्री जी को निर्देश दिए और मुझे खुशी है कि इस वर्ष से हमने यूनिवर्सल कार्टन को आपके यहां लागू कर दिया है, ताकि जो आड़ती है, अगर किसी बागवान ने 20 किलो सेब की पेटी भरी है तो उसे 20 किलो का समर्थन मूल्य मिले, 20 किलो का मूल्य मिले। लेकिन होता क्या था, 27 किलो का बागवान को सेब भरा पेटी में होता था और मूल्य मिलता था 20 किलो का, तो 7 किलो का नुकसान बागवान को होता था। इसी प्रकार हमारी सरकार ने
पराला में सीए स्टोर खोलने के जो अधूरा काम था उसको पूरा करने में हमने तीव्र गति से कार्य शुरू किया है और जल्दी ही वो सीए स्टोर भी अभी शुरू हो जाएगा। अभी मैं रोडू गया था, आधी अधूरी बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से चली हुई थी। 13 करोड़ रुपया उसमें उपलब्ध करवाया गया और 29 करोड़ की लागत से सीए स्टोर बनाने की हमने घोषणा की। 8 और सीए स्टोर हम बना रहे हैं ताकि हमारे जो बागवान हैं उनका सेब जब मार्केट में आता है, ज्यादा सेब होने के बाद कई बार आड़ती भी, मैं आड़तियों पर दोष नहीं, आड़ती भी उसका मूल्य को कम कर देते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए हम चाहेंगे जब मार्केट जब ऊंची हो तो वो सेब मार्केट में दोबारा से आए, ऑफ सीजन में आए, ताकि बागवानों को बहुत अधिक फायदा मिले। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि राजगढ़ से जो पराड़ा से राजगढ़ रोड जाता है चंडीगढ़ के लिए, उसको डबल लेन किया जाए ताकि जो जुब्बल कोटखाई रोड से जो सेब जाएगा उससे आपका जो सीधा चंडीगढ़ का जो रोड है वो नजदीक पड़ेगा और आपको जो ट्रकों का किराया है वो कम देना पड़ेगा और आपकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा। तो प्रयास हमारा ये है, जिन लोगों ने प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दिया होगा, हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। हम 70 से 90% लोग गांव में रहते हैं। हम शहर में आए, परिवारों ने हमारे काम किया, बच्चे पढ़ाए और शहर में एक मकान बना लिया। लेकिन आज भी हम 70-75% अपने गांव की जड़ों से जुड़े हुए हैं और हमें उन जड़ों को मजबूत रखना है। वहां से अगर हम पलायन करेंगे उसका नुकसान होगा। इसलिए हमने कहा कि जिस गांव के व्यक्ति ने गांव में रहकर अगर पशुपालन किया है तो उसके गाय के दूध का मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल्क फेडरेशन खरीदेगी और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए के हिसाब से मिल्क फेडरेशन खरीदेगी। मैं रोडू गया तो रोडू में मुझे दुग्ध उत्पादक मिले, उन्होंने कहा कि जो आपने 32 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए पिछले बजट में गाय के दूध में जो बढ़ोतरी की है उसके कारण हमारे में आर्थिक समृद्धि आई। मैं रामपुर गया, 10,000 के करीब वहां लोग थे, महिलाएं थी, उनके घर में आर्थिक समृद्धि आई। फिर हमने कहा कि जो गाय रखता है, क्योंकि हम खुद कृषि परिवार से आते हैं, मेरे माताजी तो अभी भी गांव में खेतों में घूमती है, खेती करती है, बुजुर्ग है पुराने समय के, उसमें पढ़ाई होती नहीं थी, खेती के आधार पर ही आगे कार्य किए जाते थे। तो निश्चित तौर पर हमने कहा कि जो खेती से जुड़े हैं, जो गाय के गोबर से मक्की पैदा करेगा 30 रुपए किलो के हिसाब से, माननीय चौधरी चंद्र कुमार जी ने इस वर्ष हमने प्राकृतिक रूप से उगी हुई मक्की को खरीदना शुरू किया है। शिमला में आजकल उसकी खरीद की जा रही है। और गेहूं, जो गाय के गोबर से गेहूं उत्पादित होगा, पैदा होगा, उसका हमने 40 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से मूल्य तय किया है ताकि गांव के लोगों के पास पैसा आए। इस दृष्टि से हमारी सरकार सभी विभागों में व्यवस्था परिवर्तित कर रही है। जब से मैं सत्ता में हम आए हैं, हमने हमेशा कहा है कि हम 40-50 साल वाली पुरानी व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं कर सकते, हमें व्यवस्था परिवर्तन करना होगा और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव की इस बारे में सोचना होगा। मुझे खुशी है कि 2 वर्ष के इस कार्यकाल में सबसे पहले तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, वो एक ढर्रे के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमने उनको समझाया और आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। हमने जब सत्ता ली थी, शिक्षा संस्थानों का बुरा हाल था। मैं शिक्षा संस्थान को अपग्रेड कर सकता हूं, नोटिफिकेशन कर सकता हूं, अगर जब तक मैं उसमें अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करूंगा तो हम उस गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं और जो बच्चे जिनके परिवार उन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में डाल रहे हैं उनको भी धोखा दे रहे हैं। तो हमने 6,000 पोस्टें इस बार भरने का निर्णय लिया, जिसमें 3,000 पोस्टें बैच वाइज भर दी गई है और 3,000 के टेस्ट निकाले जाने हैं। आईजीएमसी का हाल देखिए, आईजीएमसी में आप जाते हैं, हम सब लोग, ये हमारा शिमला का कैपिटल का हॉस्पिटल है। आपने देखा होगा कि एक कैजुअलिटी में जैसे ही जाते हैं
एक बेड में 2 मरीज लेटे होते हैं, जोर जोर से रो रहे होते हैं, परिवार कोई नीचे बिस्तर लगा के सोया होता है। हमने फैसला किया कि जो हेल्थ सेक्टर में जो हमारा निचला स्तर आया है इसमें भी सुधार करना है, और हमने आईजीएमसी के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन बनाया है। और हमने और मेरे साथी हरीश जनाटा जी मेरे साथ कई बार आईजीएमसी गए, और हमने डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन बनाया। आज इमरजेंसी मेडिसिन के कारण जो कैजुअलिटी में पहले मरीज आता था, आप देखना एक बेड पर एक आपको मरीज मिलेगा, और डॉक्टर जो 72 घंटे से ऐसा शिफ्ट करने वाले थे उनको कहा कि 8 घंटे इसमें डॉक्टर ड्यूटी देगा, और जो स्टाफ नर्सेज अभी थोड़ी और इसको स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है, एक स्टाफ नर्स 6 मरीजों का ख्याल रखेगी। तो इस तरह हम थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन इन सब परिवर्तनों के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और आर्थिक समृद्धि के लिए हमें जनता का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। हम आपको कहना चाहते हैं कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और मैंने बार बार कहा है कि 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। इस दिशा में परिवर्तन होना शुरू हो चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी शिक्षा होगी, आप गौरव से और गर्व से कह सकते हैं कि हम हिमाचल से आए हुए लोग हैं। हमारी सरकार कई और मूलभूत परिवर्तन कर रही है। हमारे फैसलों से आम व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होने वाला, हमारे फैसलों से गांव में रहने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होने वाला। कुछ लोगों को जरूर उस सब्सिडी से हमको छुटकारा दिलाना पड़ेगा जो लाखों रुपया इनकम टैक्स देते हैं, करोड़ों रुपया इनकम टैक्स देते हैं, फिर भी सरकार की सब्सिडी लेने में वो शर्म नहीं करते हैं। हमने फैसला किया है कि जो भी इनकम टैक्स लेता है उसे पानी की मुफ्त सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, और जो 100 रुपया बिजली का बिल सिर्फ गांव के लोगों के पास 100 रुपया हम लेंगे, जितना मर्जी पानी का बिल यूटिलाइज कर ले, हम उससे पर लीटर के हिसाब से बिल नहीं रहेंगे। लेकिन शहरों में कई बड़े बड़े होटल बने हैं, शहरों में कई बड़े बड़े संस्थान बने हैं, उसमें हम बिजली और पानी के बिल में सब्सिडी दे तो हम समाज के उन लोगों का अधिकार छीनकर उन बड़े लोगों को दे रहे हैं जो जिस पर आप लोगों का अधिकार है। हम इस प्रकार से थोड़े फैसले करने जा रहे हैं। उस फैसलों का स्वाद आने वाले 1-2 वर्ष में स्वादिष्ट होगा, मीठा होगा। शिक्षा संस्थान को हम अच्छा बनाने जा रहे हैं। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की शुरुआत कर दी है, उन पर कार्य शुरू हो चुका है। हॉस्पिटल पर हम ज्यादा पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में अगर हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में टेक्नोलॉजी मिलती है उस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हमने बैठ के की है, और जल्दी ही हम वो टेक्नोलॉजी अपने मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी, टांडा, नेरचौक और हमीरपुर में शुरू करने जा रहे हैं। इससे जिससे यहां से कोई हॉस्पिटल में आता है तो क्या हो गया, रोड से वो आईजीएमसी आता है, आईजीएमसी के बाद वो पीजीआई चले जाता है, उसको ट्रांसफर हॉस्पिटल हो गया, पीजीआई के बाद वो एम्स भागता है, तब तक बीमारी इतनी बढ़ जाती है, बाद में हम उसको पूछते हैं तो उसका इलाज लाइलाज हो जाता है। तो हमें इन सब चीजें करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि जिस व्यवस्था से हम गुजर रहे थे, रूटीन की व्यवस्था, हम उस व्यवस्था के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। हम आम लोगों की, गांव के लोगों की और जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। कृषि में भी हम महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी हम महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं, जिसका आपने देखा होगा कि अभी हमने पराला का उद्घाटन किया। पराला में नई किसानों को अधिक लाभ मिले और नई योजनाओं से पराला में किससे का फायदा हमारे किसान भाइयों को, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये जिसका शिलान्यास पहले भी हो चुका है, तीसरी बार मुझे अभी पता लगा हमने भूमि पूजन किया है। ये 18 महीने में मैंने कहा है कि इस 18 महीने में बनकर तैयार होगा और उसको स्पीड अप करना पड़ेगा। ये नहीं कि सरकार आई, शिलान्यास किया और शिलान्यास करने के बाद हम भूल जाए। तो एक सीए स्टोर भी मैंने इनको कहा है कि सीए स्टोर यहाँ शिमला में भी इसका बनना चाहिए, तो इसमें सीए स्टोर को भी हम इसमें बनाएंगे। और यहाँ पार्किंग के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है, देखना पड़ेगा कि स्टेटा कैसा है। अगर स्टेटा ठीक होगा तो हमें पार्किंग बनाने की कोई सुविधा नहीं होगी,
ताकि ऊपर शिमला में जाने के लिए जो बसों की जो यातायात में अवरुद्ध ना आए, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से आप शिमला परमाणु 4 लेन की बात सुन रहे थे। पिछली सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने अप्रूवल तक नहीं दी 3 रोडों की। पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई और हम लोगों ने चर्चा करके तुरंत प्रभाव से अगले 2 साल में ढली तक तो हमने इसको 4 लेन करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, एशिया का सबसे ऊंचा पुल भी हम यहां बनाने जा रहे हैं और टनलों के माध्यम से प्रदेश को हम जोड़ने जा रहे हैं। और जो संजौली का हेलीपोर्ट है, ताकि इस हेलीपोर्ट से आए दिन चंडीगढ़ की सुविधा मिल सके, उसका भी हम जल्दी शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए जो भी योजनाएं लेके आएंगे वो गांव के गरीब किसान, बागवान और आमजन के लिए होगी। यही मैं कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।